आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो आज डेट है 19 फरवरी 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अंडर वाटर नॉइज एमिशंस पोज थ्रेट टू मरीन लाइफ। कि जितनी भी मैन मेड यू कैन से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो ओशंस और सीज में जितने भी वाटर है वहाँ पे की जाती हैं, उनकी वजह से जो नॉइज़ क्रिएट होता है, अ काइंड ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन यू कैन से, उसकी वजह से जो मरीन इकोसिस्टम है, जितने भी मरीन एनिमल्स हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए तो जो बलीन व्हेल्स होती हैं, ठीक है, तो 250 बलीन व्हेल्स एंड 30 कार्कसेस ऑफ द सेम स्पीशीज वर फाउंड, ठीक है। उसके बाद 150 ओलाइव रिलेटेड टर्टल्स एंड बॉटल नोज डॉल्फिन्स दे वर आल्सो अफेक्टेड एंड 62 ओलाइव रिलेटेड टर्टल्स वर फाउंड डेड, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे व्हेल्स, डॉल्फिन या जितने भी आप कह सकते हैं टर्टल्स, ऐसी बहुत सारी एनिमल्स देखे गए हैं जो कि डेड पाए गए हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ह्यूमन मेड यू कैन से एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी वजह से जो साउंड क्रिएट होता है। देखिए, अगर बात की जाए अंडर वाटर नॉइज़ की, तो बहुत सारी जो फिशेज़ हैं, ठीक है, जितने भी ऐसे व्हेल्स हैं, डॉल्फिन्स, शार्क्स या जितने भी मरीन एनिमल्स हैं, उनमें से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने साउंड को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रे को पकड़ने के लिए भी कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। जब आप ऐसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है, उसमें माइनर से लेकर मेजर एक्टिविटीज़ सभी आती हैं जो लोग करते हैं समंदर में, ठीक है। तो ऐसे साउंड्स जब क्रिएट करते हैं तो उनकी वजह से जो साउंड उनके लिए ज़रूरी हैं, चाहे कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे मेटिंग करने के लिए, चाहे प्रे को पकड़ने के लिए, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो उसकी वजह से जो ये पूरा एक साइकिल है डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से जो ये ह्यूमन मेड नॉइज़ है, ये अफ़ेक्ट करती है मरीन एनिमल्स को। तो नेक्स्ट टॉपिक है 12 चीताज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका इंटर क्वारंटीन इन कुनो नेशनल पार्क। देखिए, आपको पता है जो कुनो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान या चीता रिलोकेशन प्लान के बारे में। देखिए, आपको पता होगा कि 1990s में इंडिया में जो चीताज़ हैं उनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। अब जो इंडिया का जो ये रैशनल इस जो रीइंट्रोडक्शन है चीताज़ का इंडियाज़ में, इसके पीछे रैशनल क्या है? पहला जो हम बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव देखें, तो टू रीएस्टैब्लिश द इकोसिस्टम फंक्शन रोल ऑफ द चीता। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि तो आप देखें तो जो चीताज़ हैं, ठीक है? अगर हम चीताज़ को इंडिया में वापस ले आएँगे, तो इंडिया ऐसी एक कंट्री बन जाएगी, द ओनली कंट्री व्हिच हैव ऑल द बिग कैट स्पीशीज़, ठीक है? जो बिग कैट्स होती हैं, उसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीताज़ आते हैं। लेकिन चीताज़ को इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वजह से आप इसकी एक्टिविटीज़ देखिए, जब ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या होता था, या जो बड़े-बड़े राजाज़ थे डिफरेंट प्रोविंसेस के, वो क्या करते थे, एक टाइम पे इंडिया में चीताज़ की बहुत पॉपुलेशन थी, तो चीता को मार के शिकार करके एक उसको हाई स्टेटस माना जाता था, उसको एक बहुत बहादुरी का एक माना जाता था कि एक बहुत बहादुर इंसान कर सकता है। तो बहुत सारे चीताज़ को मार दिया गया एंड और भी बहुत सारे नेचुरल रीज़न्स थे। तो अब अगर इंडिया में चीताज़ को रिलोकेट कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उससे इंडिया सिर्फ़ ऐसी एक कंट्री होगी जिसमें 500 स्पीशीज़ पाई जाएँगी बिग कैट्स की, ठीक है? जिसमें ये 5 स्पीशीज़ आती हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखें तो हमारा जो लैंडस्केप है, यहाँ का एनवायरनमेंट है, तो बहुत अच्छा है। अगर हम चीताज़ भी इंट्रोड्यूस करेंगे, आप खुद देखेंगे तो सहारा जो अपने आप कह सकते हैं जो अफ्रीका में, ठीक है? अफ्रीका में क्या होता है कि बहुत सारे उनका जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ के, वहाँ पे इकोसिस्टम ऐसा है कि हर तरह का, ऑलमोस्ट हर तरह का जानवर पाया जाता है, तो वहाँ से जो आप कह सकते हैं इको टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। तो अगर इंडिया में हम चीताज़ को भी क्या करेंगे कि रिलोकेट करेंगे, तो यहाँ पे जो ये हमारा जो टूरिज़्म है, ये इसको भी काफ़ी एनहांस करेगा। उसके बाद जो फूड चेन है, देखिए फूड चेन में क्या होता है, अगर आपने साइंस में फूड चेन पढ़ा होगा, तो स्टेप बाय स्टेप, लेवल टू लेवल जो है जानवर आते हैं, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनको वहाँ रखा जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है किसी भी टॉपिक लेवल में। तो अगर आप किसी लेवल में एक जानवर को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो उससे पूरा जो फूड चेन है आपका, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? तो ये अम्ब्रेला स्पीशीज़ भी है। देखिए, अम्ब्रेला स्पीशीज़ क्या होती है? अम्ब्रेला स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है कि जिसको प्रोटेक्ट करने से
उस जो पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट है, जो वहाँ पे वो इकोसिस्टम है, जो अगर आपके लिए एक फॉरेस्ट है, पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कोई भी, अगर उसको हम क्या करेंगे कि किसी अम्ब्रेला स्पीशीज़ को, यहाँ पे अगर बात की जाए चीता की, तो चीता एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ है, मतलब अगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएँगे, तो उसकी वजह से बाकी बहुत सारी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपना अम्ब्रेला स्पीशीज़, ठीक है? तो ये था हमारा जो रिलोकेशन का रैशनल था, जो ऑब्जेक्टिव था कि क्यों इंडिया में रिलोकेट किया जा रहा है चीताज़ को, और चीताज़ को कहाँ रिलोकेट किया जा रहा है, इनको रिलोकेट किया जा रहा है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। पहले क्या हुआ था कि नामीबिया से लाया गया था चीताज़ को और वहाँ पे रखा गया था। उसके बाद अब 12 चीताज़ जो हैं साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं और उनको क्वारंटाइन में रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोडोडेंड्रॉन्स कार्पेट दार्जिलिंग एंड सिक्किम सिक्किम हिमालयस। देखिए, अगर रेनोडेंड्रॉन्स की बात की जाए, इस पर्टिकुलर फ्लावर की बात की जाए, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? ये सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं? सिक्किम और दार्जिलिंग में, ठीक है? दार्जिलिंग जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो इनकी पॉपुलेशन को काफ़ी थ्रेट है। अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 45 टैग्स आर डॉक्यूमेंटेड बाय द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 5 आर फेसिंग हाई थ्रेट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर्स एंड क्लाइमेट चेंज। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कह सकते हैं एक इफेक्ट पड़ रहा है इन पे, और दूसरा जो इफेक्ट है वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। क्या? कि लोग इसको बहुत सारी, आप कह सकते हैं, मेडिकल, इसके बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं, ठीक है, ये पर्पस भी है। उसके बाद डिफरेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। तो इस वजह से एक इलीगली जो आप कह सकते हैं इनको यूज़ करना, ठीक है, और इनको जो ये थ्रेट है ये इस वजह से है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि वो कौन सा है, वो है क्लाइमेट चेंज का थ्रेट, ठीक है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ये ऐसे फ्लावर्स हैं, या हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया कि ऐसे प्लांट्स हैं, और मोस्टली हिमालयन रीजन्स में भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको थ्रेट है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, एंड द सेकंड थिंग इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर फर्स्ट टाइम देखा जाए तो इसको रिकॉर्ड किया था किसने? इसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया था कैप्टन हार्डविक ने। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर पे। कब किया था? 1776 में। जो एक इसकी पर्टिकुलर स्पीशीज है, इसे कहते हैं रेडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, इसको वहाँ पे पाया गया था, ठीक है। तो इसके यूजेस और सब जितने भी इसके रिगार्डिंग नोट्स हैं, हम आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे विजिट करें। वहाँ पे जो डेली पीडीएफ्स हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप जितने भी नोट्स हैं वो यहाँ से कॉपी कर सकें। जैसे कि देखिए, संडे के दिन आप कह सकते हैं कि जो हमारा एडिटोरियल है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, तो वो नहीं आता है, ठीक है, संडे को। तो बहुत सारी साइंस के अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। जैसे यहाँ पे आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि न्यू फॉर्म ऑफ मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस डिस्कवर्ड। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सॉलिड की फॉर्म है, जैसे टाइप से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। तो अगर आइस की बात करें, ठीक है, जैसे जो वाटर का फ्रोजन फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है जिसे हम कहते हैं, उसका एमॉर्फस फॉर्म भी पाया गया है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमॉर्फस फॉर्म क्या है, उसको कंपेयर करके किसके साथ? क्रिस्टलाइन फॉर्म के साथ। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन समझेंगे एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। देखिए, जो एमॉर्फिस सॉलिड का फॉर्म होता है, उसका जो है कोई ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं होता है। मतलब उसका एक, आप कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म जो ऑर्डर होता है, जैसे कोई भी ऑर्डर होता है, जैसे ठीक है लीनियर हो सकता है वो, या वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो वो नहीं होता है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, देखिए, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, इसके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर फैशन में यहाँ पे हैं। आप देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट एक हेक्सागोनल फॉर्म है यहाँ पे। लेकिन दूसरी साइड अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात की जाए, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं है। तो ये अगर शेप की बात की जाए, तो शेप में ये डिफरेंस आता है कि ये रेगुलर फॉर्म में होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका जो शेप है वो रेगुलर फैशन में नहीं होता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं। अगर अमॉर्फस सॉलिड की बात की जाए, तो जिसको पार्टिकल्स हैं वो किसी रेगुलर फॉर्म में अरेंज नहीं किए गए। पर यहाँ पे आप देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो ये एकदम लीनियर फॉर्म में, ये बिल्कुल क्या है कि एक रेगुलर फैशन में अरेंज किए गए हैं। दूसरी बात,
जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, उनका जो कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात की जाए, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ में चीज़ ही इसलिए है कि हम हमेशा ये समझते रहते, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम समझते हैं कि जो आइस है, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, वो क्या है? वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, उसका एक वो एक रेगुलर शेप है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड जो अमॉर्फस आइस भी है, उसको भी डिस्कवर किया गया है। ठीक है? उसके बाद जो अमॉर्फस सॉलिड है, हैव नो कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, कि क्रिस्टल सॉलिड की, इट हैज़ अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है? उसके बाद ये जो है अमॉर्फस सॉलिड, ये क्या है? ये आइसोट्रोपिक है। ठीक है? इसलिए क्या है कि इनका जो सेम फिजिकल, आप कह सकते हैं कि हर डायरेक्शन में जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। लेकिन दूसरी साइड क्रिस्टलाइन जो हैं वो एनिसोट्रॉपिक है, मतलब हर डायरेक्शन में उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है? उसके बाद जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं किसमें, अमॉर्फस सॉलिड सॉलिड में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है वहाँ पे क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं और वैन डेर वाल्स बॉन्ड्स भी होते हैं। उसके अलावा मेटल बॉन्ड्स भी, मेटालिक बॉन्ड्स हैं, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अमॉर्फस सॉलिड की, उसमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है? जो कैसे बनते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। तो अभी देख सकते हैं कि देयर आर 20 नॉन क्रिस्टलाइन फेजेस ऑफ वाटर आइस एंड एट लीस्ट 2 फैमिलीज ऑफ अमॉर्फस फॉर्म। ठीक है? तो ये थी हमारी आज की साइंस की न्यूज़। तो आज की ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस करी है, इसकी जो भी नोट्स है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपने टेलीग्राम चैनल पे आप जाएं, चैनल विजिट करें और वहाँ से अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।